आज आज हम जिस कहानी पे बात करने वाले हैं उसे पढ़कर मतलब मेरे मन में बस एक ही सवाल आया कि कोई इंसान मुश्किलों का सामना किस हद तक कर सकता है। ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की है। एक लड़की है आशा और उसकी जिंदगी में एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को शायद पता भी नहीं होता। तो चलिए इस कहानी के जरिए हिम्मत और हालात के बीच की इस लड़ाई को थोड़ा समझते हैं। और ये सिर्फ एक इमोशनल कहानी नहीं है ना? इसे हम मतलब 3 अलग-अलग नजरियों से देख सकते हैं। एक तो ये एक परिवार के संघर्ष की कहानी है। हाँ, दूसरा, ये भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम की असलियत दिखाती है। सही बात है। और तीसरा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, ये मुश्किल हालात में इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल सही कहा। तो कहानी शुरू होती है एक आम से परिवार में एक बच्ची के जन्म से। हम्म। नाम रखा गया आशा। परिवार में खुशियां हैं, उम्मीदें हैं, लेकिन जैसे जैसे आशा बड़ी होने लगती है माता पिता को कुछ कुछ अजीब लगने लगता है। हाँ, मतलब वो दूसरे बच्चों की तरह आसानी से चल फिर नहीं पाती। हाँ, उठने बैठने में दिक्कत होती है। और यहीं से उस परिवार के लिए एक अनजाना डर शुरू होता है। आप सोचिए, आप एक गांव में हैं जहां डॉक्टर तक पहुंचना भी एक बड़ी बात है। कोई जानकारी नहीं है। जानकारी का कोई जरिया नहीं है। आपके सामने आपका बच्चा है जो तकलीफ में है, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों। तो मन में सवाल क्या आएंगे? वही कि हमारी बेटी ऐसे क्यों चलती है। वो गिर क्यों जाती है बार बार? हाँ, या फिर कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई। और ये नजर लगना वाली बात बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पर। बिल्कुल। क्योंकि जब आपके पास विज्ञान या जानकारी नहीं होती तो डर और वो अंधविश्वास उसकी जगह ले लेते हैं। सही बात है। वो ये तक सोचने लगे थे कि शायद किसी ने उनके बच्चे पर कोई कोई जादू टोना कर दिया है। हाँ। और ये सिर्फ उस एक परिवार की सोच नहीं थी। ये एक सामाजिक सच्चाई को दिखाता है। जहां मेडिकल जागरूकता की कमी होती है, वहां ऐसी चीजों पर यकीन करना आम हो जाता है। यह असल में सिस्टम की नाकामी है जो डर को अंधविश्वास में बदलने का मौका देती है। परिवार वो तो बस अपनी समझ के हिसाब से जवाब ढूंढ रहा था। इसी उलझन के बीच परिवार एक फैसला लेता है। आशा के पिता उसे पास के जिला अस्पताल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर बच्चे की हालत देखकर तुरंत कहते हैं इसे मुंबई ले जाओ। और एक गांव में रहने वाले गरीब परिवार के लिए मुंबई शब्द का मतलब सिर्फ एक बड़ा शहर नहीं था। नहीं, इसका मतलब था बहुत सारा पैसा, अनजान लोग और एक बड़ा डर। ये उनके लिए एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। और इस पहाड़ को चढ़ने की कीमत भी बहुत बड़ी थी। कहानी में एक बहुत ही मार्मिक हिस्सा है। जब इलाज के लिए पैसों की कमी पड़ती है तो आशा की माँ अपने गहने बेच देती है। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये उस परिवार के नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। प्यार और त्याग की गहराई को दिखाती है। बिल्कुल। और अगर इसे बड़े नजरिए से देखें ना, तो इसे कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर कहते हैं। अच्छा। ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी बीमारी का खर्च इतना ज्यादा हो जाए कि एक परिवार अपनी पूरी जमा पूंजी और संपत्ति बेचकर गरीबी में चला जाए। मतलब ये सिर्फ एक माँ का बलिदान नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम का प्रतिबिंब है जो अपने सबसे कमजोर लोगों को आर्थिक रूप से तोड़ देता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। खैर, वो जैसे तैसे मुंबई पहुंचते हैं। कई हफ्तों तक अस्पतालों के चक्कर, ढेरों जांचें होती हैं, और फिर एक दिन डॉक्टर उन्हें बुलाते हैं और वो सच बताते हैं जिसका उन्हें डर था। डॉक्टर कहते हैं आपकी बेटी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और यहाँ पर थोड़ा रुक कर ये समझना जरूरी है कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आखिर है क्या। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तो सुना होता है, पर ये है क्या ये नहीं पता होता। सही। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये बीमारियों का एक ग्रुप है जो जेनेटिक होती हैं, मतलब विरासत में मिलती हैं। इसमें शरीर के वो प्रोटीन ठीक से नहीं बन पाते जो मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। अच्छा। और नतीजा ये होता है कि वक्त के साथ साथ मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं और धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। और ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने परिवार को यही सब समझाया, और उन्होंने ये भी कहा एक दिन ऐसा आ सकता है जब ये शायद चल भी ना पाए। ये सुनना किसी भी माता पिता के लिए, मतलब वो टूट गए। उनकी प्रतिक्रिया बहुत बहुत स्वाभाविक थी। वो रोते हुए कहते हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम दिन रात मेहनत करते हैं, तो फिर हमारी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों? और ये वो सवाल है, मेरे साथ ही क्यों,
जिसका जवाब विज्ञान के पास नहीं होता। विज्ञान बता सकता है कि बीमारी क्यों हुई, पर वो उस इमोशनल दर्द का इलाज नहीं कर सकता। उस पल में उस परिवार के लिए जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं आता है। जब माता पिता पूरी तरह बिखर चुके थे तो डॉक्टर उन्हें रोकते हैं, और वो जो कहते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक जिंदगी को बचाने वाला नजरिया था। क्या कहते हैं वो? डॉक्टर ने कहा, रोइए मत, आपकी बेटी को आपसे ताकत मिलती है। अगर आप ही टूट जाएंगे तो वो कैसे लड़ेगी? ये एक बेहद शक्तिशाली हस्तक्षेप था। उस डॉक्टर ने सिर्फ बीमारी का निदान नहीं किया, नहीं, उसने उस परिवार के मनोविज्ञान को ठीक करने की कोशिश की। बिल्कुल। उन्होंने आगे कहा, उसे फिजियोथेरेपी दीजिए, रोज कसरत करवाइए, और सबसे जरूरी, उसे दिमागी तौर पर एक्टिव रखिए। अच्छा? उसे पढ़ाइए, उसे कोई हुनर सिखाइए, वो अब भी एक अच्छी और सार्थक जिंदगी जी सकती है। देखिए यहाँ क्या हुआ, डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ मेडिकल सलाह नहीं दी, नहीं, उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक बदलाव किया। उन्होंने परिवार को एक विक्टिम या पीड़ित की भूमिका से निकालकर एक केयर गिवर और सपोर्टर की भूमिका में डाल दिया। सही बात है। हमारी बेटी बीमार है वाली सोच को बदलकर हमें अपनी बेटी को मजबूत बनाना है वाली सोच में बदल दिया। उन्हें एक मिशन दे दिया। हाँ, एक मिशन दे दिया, और यही सलाह आशा की जिंदगी की नींव बनी। तो डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया ना, उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया। लेकिन असल सवाल तो यह है कि एक परिवार जो पहले से ही टूटा हुआ था, उस रास्ते पर चला कैसे? यहीं पर आशा की अपनी कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, क्योंकि सलाह देना एक बात है और उसे सालों तक निभाना बिल्कुल दूसरी। आज आशा 28 साल की है, और स्रोत के मुताबिक हाँ, उसका शरीर कमजोर है, उसे चलने में सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसकी हिम्मत और उसकी आत्मा शायद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। और ऐसा क्यों? परिवार ने डॉक्टर की बात मानी। उन्होंने डॉक्टर की बात को गांठ बांध लिया। उन्होंने आशा को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी से कम है। और इसका असर आशा पर साफ दिखता है। मतलब उसने अपनी शारीरिक सीमाओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का फैसला किया। और उसने क्या किया ये जानकर मतलब हैरानी होती है। अपनी जिद और मेहनत से उसने पहले एक सिलाई मशीन खरीदी। अच्छा। सिलाई सीखी और कपड़े सिलने लगी। फिर उसने मेहंदी लगाना सीखा और उसकी क्लासेस देना शुरू कर दिया। वाह! आज वो अपनी तरीके से आत्मनिर्भर है और अपने परिवार का सहारा भी बनती है। ये मनोविज्ञान में बेनिफिट फाइंडिंग का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। बेनिफिट फाइंडिंग, ये क्या होता है? बेनिफिट फाइंडिंग या पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ उस प्रक्रिया को कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी मुसीबत या हादसे के बाद उसमें से कुछ सकारात्मक अर्थ निकालने की कोशिश करता है और अपनी जिंदगी को एक नया मकसद देता है। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि जो मरीज अपनी बीमारी के अलावा किसी और चीज में अपना मकसद ढूंढ लेते हैं, जैसे आशा ने सिलाई और मेहंदी में ढूंढा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उन मरीजों से कई बेहतर होती है जो सिर्फ अपनी बीमारी पर ध्यान देते हैं। भले उनकी शारीरिक स्थिति एक जैसी हो। हाँ, भले उनकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल एक जैसी हो। मतलब उसने अपनी पहचान को अपनी बीमारी से बड़ा बना लिया। बिल्कुल। वो सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की मरीज नहीं है, वो एक कलाकार है, एक टीचर है, एक महिला, कमाने वाली महिला है। एकदम सही। उसने उन चीजों पर ध्यान लगाया जो वो कर सकती थी, उन पर नहीं जो वो नहीं कर सकती थी। समाज अक्सर ऐसे लोगों को उनकी अक्षमता से पहचानता है, लेकिन आशा ने अपनी क्षमता से अपनी पहचान बनाई। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। उसने अपनी कहानी को खुद लिखा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक सच्चाई है, एक बीमारी है, लेकिन ये किसी की जिंदगी की पूरी कहानी नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक चैप्टर हो सकता है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, दिमाग में होती है। सही। आशा की यात्रा इस बात का सबूत है कि इंसान की इच्छा शक्ति किसी भी शारीरिक चुनौती से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। और उस डॉक्टर की एक सलाह ने न सिर्फ एक लड़की की जिंदगी बचाई, बल्कि एक पूरे परिवार को बिखरने से रोक लिया। ये हमें अच्छे डॉक्टरों के महत्व को भी दिखाता है। बिल्कुल, वो जो सिर्फ बीमारी का नहीं, इंसान का इलाज करते हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी सुनने के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, जो मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोता भी सोचें। पूछिए। जब हम किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक स्थिति या किसी कमी के आधार पर देखते हैं, तो हम अनजाने में उसकी असली पहचान, उसके हुनर और उसकी हिम्मत के कितने बड़े हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं। आशा की कहानी हमें उस शारीरिक पर्दे के पार देखने की चुनौती देती है, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कितनी बार कर पाते हैं?